क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर, यूट्यूब, इन सारे प्लेटफॉर्म पे जो आप देखना चाहते हैं वही दिखता है, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको जो दिखाना चाहते हैं वही आप देखते हैं? आज मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नीयत पर शक होने लगा है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा के चीफ मार्क जुकरबर्ग से माफ़ी की मांग हो रही है, क्योंकि जब पूरे देश में छात्र आंदोलन चरम पर था उस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से जारी किए गए वीडियो को फेसबुक ने 4.5 घंटे तक ब्लॉक कर रखा था। हालांकि इसे तकनीकी गड़बड़ी मानते हुए फिर बहाल तो कर दिया गया, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ और इस विवाद के बहाने पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के काम करने के तौर तरीके पर कई सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निष्पक्ष होते हैं? क्या ये जानबूझकर अपने हिसाब से कंटेंट को बढ़ावा देते हैं? और इन सारे सवालों की जड़ में है कंटेंट तय करने वाला एल्गोरिदम, यानी वो तकनीक जो कंपनियां तय करती हैं, और यही तकनीक यानी एल्गोरिदम ये तय करता है कि आपके फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर या यूट्यूब पर कौन सा कंटेंट आपको दिखेगा। सवाल इस एल्गो लेकर भी है, क्या सोशल मीडिया कंपनियां जानबूझकर ऐसा एल्गो बनाती हैं जो भड़काऊ कंटेंट को बढ़ावा दें, या फिर ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दें जो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कंपनियां चाहती हैं? सवाल ये भी है कि इस एल्गो को सार्वजनिक क्यों ना किया जाए, या फिर एल्गो की ऑडिटिंग की व्यवस्था क्यों ना हो? इससे भी बड़ा सवाल, सरकार जिस कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे रही है वो कितना संभव है और कितना सही है, या फिर अलग से कानून बनाने की ज़रूरत है? और एक सवाल और, प्रधानमंत्री की वीडियो पर मचे बवाल के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ये वादा किया कि बड़ी शख्सियत के अकाउंट का विशेष ख्याल रखा जाएगा, यानी यहाँ भी वीआईपी कल्चर की शुरुआत तो नहीं हो रही है? आज हम आवाज़ अड्डा में इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण राय। चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने आखिर इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। इस देश के प्रधानमंत्री होते हैं। यदि उनका कंटेंट आप डाउन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और 1-2 घंटे नहीं, 12:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक 5 घंटे डिलीट कर सकते हो, तो इससे ज्यादा कोई सीरियस बात नहीं है। और इसलिए माफी से काम नहीं चलेगा। जकरबर्ग को जो है माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं तो हमने पूरी कमेटी ने एक यूनानिमस रिकमेंडेशन किया है कि जो सेफ हार्बर हैं आपके, यदि सीसैम नहीं उतारता है, महिलाओं का कंटेंट नहीं उतारता है, और यदि सरकार के खिलाफ देशद्रोही ताकतों को आगे बढ़ाते हुए यदि सरकार की बातों को प्रमुखता से नहीं देता है, तो आपके सेफ हार्बर कंटेंट को खत्म कर देंगे। कल जो गृह सचिव ने बातें कही कि सेफ हार्बर देने के चक्कर में इस मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई परेशानी नहीं हो, इसके चक्कर में हम लगातार मीटिंग करते हैं चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, एआई जनरेटेड फेक वीडियो के ऊपर। और जो सबसे घटिया बात है कि सीसैम, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल को भी ये लोग डाउनलोड नहीं करते, डाउन नहीं करते, सब के सब चलते रहते। एंटी रिजर्वेशन वाला जो है 8 मिलियन जो है व्यूअरशिप हुआ, सीजेपी का 30 मिलियन व्यूअरशिप हुआ, बीजेपी का 10 मिलियन, कांग्रेस का 15 मिलियन, समाजवादी पार्टी का 2 मिलियन, आम आदमी पार्टी का 1 मिलियन। आप ये समझिए कि आप दूसरों को बढ़ाने के चक्कर में इसको क्यों ये करते हो। दूसरा, इसके पास कोई हिसाब किताब नहीं है कि आप जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करोगे तो वीपीएन पर कितने लोग हैं, इसको तो बताओगे, क्योंकि वीपीएन तो यहां बैन है। काफी गंभीर सवाल हैं, और इन सवालों का उपाय जो है वो ज़्यादा गंभीर, या फिर मैं कहूँ तो ज़्यादा जटिल भी है। तो क्या उपाय हो सकता है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, कोरोवर के सीईओ और को फाउंडर अंकुश सब्रवाल साहब, और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जितेंद्र जैन साहब। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे शो में। चूँकि मामला प्रधानमंत्री के वीडियो को ब्लॉक करने से उठा था,
तो मैं शुरुआत आशुतोष जी और हर्षवर्धन जी आपसे करना चाहूँगा, फिर तकनीकी पहलुओं पर मैं दो तकनीकी विशेषज्ञ हमारे साथ हैं उनके पास मैं जाऊँगा। सबसे पहले हर्षवर्धन जी, मैं आपसे पूछूं कि जिस चेतावनी की बात दे रहे हैं निशिकांत दुबे, मान लिया जाए उनकी बात को मान करके मार्क जुकरबर्ग माफ़ी मांग भी लेते हैं, तो क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे बड़ा ये कहते हुए दुख भी हो रहा है, और एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मुझे थोड़ी सी चिंता बड़ी लगती है ये। और ये मुझे याद है, मैं उस वक्त तो खैर रिपोर्टर के तौर पर अचानक एक दिन सिब्बल साहब ने भी बुलाया था सबको अपने घर पे, और वो मोतीलाल नेहरू मार्ग पे रहते थे, तो अचानक बुलाए सुबह सुबह की बड़ी अर्जेंट चीज हो गई। तो उस वक्त छाछा टे का बड़ा मामला चलता था यूपीए के समय में, और उन्होंने बुलाया और 15-20 फोटो निकाल के रखी हुई थी उन्होंने, और उनका ये देखिए, किसी ने शिवलिंग पे भद्दी टिप्पणी कर दी है, किसी ने इस पे टिप्पणी कर दी है, बड़ा खराब वातावरण है, बड़ी खराब स्थिति है। सरकार एक वातावरण उस वक्त तैयार कर रही थी। अभी मोदी सरकार, मतलब हाल फिलहाल तक तो यही कहा जाता था ना, जो चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन मुझे सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ एक प्रतिनिधिमंडल जब उनका जा रहा था, तो उन्होंने पहले कुछ सोशल मीडिया के लोगों से, इन्फ्लुएंसर से उनसे कंसल्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसमें मैं भी गया था। उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, और आज यहां तक बात पहुंच गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक संवेदनशील समय था, ठीक है उसका पक्ष विपक्ष हो सकता है कि आप किस तरफ खड़े हैं, लेकिन एक संवेदनशील समय था, और सरकार छात्रों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक मंच का इस्तेमाल कर रही थी, और उसी समय में उनका वो वीडियो रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है। तो सबसे पहले तो एक सरकार क्या कर रही है, और क्या सरकार में ये साहस नहीं है कि इन बड़ी कंपनियों पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सके। निशिकांत जी की चिंता है अपनी, वो सांसद हैं, शायद उस समिति में भी हैं, लेकिन सवाल तो यही है ना कि गवर्नमेंट ऑफ द डे, चाहे जो गवर्नमेंट रही हो, क्या इन कंपनियों के सामने वो कुछ करने की स्थिति, क्योंकि दो पहलू होते हैं, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो बहुत जरूरी है, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या ये कंपनियां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे चल रही हैं? क्या ये कंपनियां जो वेस्ट का अपना उनका जो भी एजेंडा हो, क्या उनको जो लगता है कि डेमोक्रेसीज को किस तरह से हम कंट्रोल में रख सकते हैं, वहां एनार्की कर सकते हैं, वो आज के मसले के लिहाज से नहीं, आज को देखेंगे तो एक पक्ष दिखेगा, पहले को देखेंगे तो दूसरा पक्ष दिखेगा, लेकिन उनके लिहाज से है तो ये सिर्फ इतना भर नहीं है कि कंपनी ने उसको रोक दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। सरकार को इसको गंभीरता से देखना चाहिए, और मैं मानता हूं कि अभी तक सरकार इस पर बहुत कुछ नहीं कर पाई। नहीं कुछ कर पाई है या फिर नहीं कुछ करना चाहती है, क्योंकि ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिस तेज़ी से लोगों के बीच में लोकप्रिय है, उस पर अगर कोई अंकुश लगाती है तो उससे कई सारे मायने निकल कर जाते हैं, और कई बार इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली आप नहीं है, आप बहुत ओपन सोसाइटी नहीं हैं, कंजर्वेटिव, पर तमाम तरह का सवाल उठ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे संवेदनशील मौके पर सरकार कुछ करना चाहती है, टेक्निकल वजहों से ही सही कुछ चीज़ें नहीं कर पाती है, या सोशल मीडिया कंपनियां अपने टेक्निकल वजह से उसको रोक देती है, रुक जाता है। लेकिन इसका उपाय क्या है आशुतोष जी? आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया कंपनियों के अपने तौर तरीके हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, उनको बदलने की जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि एक सीमा से ज्यादा किसी के लिए बर्दाश्त करना थोड़ा सा मुश्किल होगा? देखिए लक्ष्मण जी, अगर प्रधानमंत्री जी का मसला है तो सरकार तो वही लीड कर रहे हैं, अगर कोई कार्रवाई करनी है तो उन्हीं को कार्रवाई करनी चाहिए। अब उस पे अगर कुछ अलग तरीके की बातें हो रही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, भाई कार्रवाई तो आप ही को करनी है, और अगर इसको भारत की संप्रभुता के साथ जोड़ा जा रहा है, अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां अगर इस तरीके से बदतमीजियां कर रही हैं, तो विपक्ष तो नहीं उस पर कार्रवाई करेगा, या राज्य सरकार तो कार्रवाई नहीं करेगी। आप क्यों नहीं फेसबुक को हिंदुस्तान में बंद कर देते? आप एक दिन के लिए बंद करके देखिए, फेसबुक का मालिक दौड़ता हुआ आएगा, माफी मांगेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते और फिर आप कहते हैं कि नहीं हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही, तो फिर ये गलत बात है। रात को 12:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जुलाई 28 को ये ब्लॉक हुआ। क्यों ब्लॉक हुआ, ये सवाल निश्चित तौर पर फेसबुक से पूछना चाहिए। लेकिन मुझे हैरानी इसी बात को लेकर हो रही है कि वो आके प्रधानमंत्री जी से माफी मांगे, मतलब प्रधानमंत्री से माफी मांगे तो कोई रास्ता ही नहीं है।
सीधी सी बात है, 24 घंटे के लिए फेसबुक को, इंस्टाग्राम को आप इस देश के अंदर बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप को बंद कर दीजिए। अगर ये सिर के बल दौड़ता हुआ जकरबर्ग अगर भारत ना आए, प्रधानमंत्री से माफी ना मांगे, तो आप कहिएगा मुझे। तो इसलिए सरकार को ही कार्रवाई करनी है और सरकार ही उसमें अपनी बेबसी जाहिर कर रही है, सरकार ही अपने आप को विक्टिम पेश करने की कोशिश कर रही। ये तो मुझे समझ में नहीं आती, या तो फिर सरकार बहुत कमजोर है या फिर सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती और सरकार अपने आप को विक्टिम के तौर पर पेश करना चाहती है। तो ये तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। इसमें एक सवाल और, फिर मैं अंकुश जी के पास जाऊंगा और जैन साहब के पास। हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कि जानबूझकर सोशल मीडिया कंपनियां जो हैं वो ऐसा एल्गो बनाती हैं कि कुछ उत्तेजक बातें या फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट चीज़ें ज़्यादा प्रमोट हों, दूसरी चीज़ जो सरकार चाहती है या फिर प्रो गवर्नमेंट चीज़ें कम प्रमोट हों? क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री का वीडियो एक मसला नहीं है, इससे पहले भी कई सारे एग्जाम्पल सिर्फ भारत में नहीं देखने को मिले, दुनिया भर में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए, एक तो लक्ष्मण जी बहुत स्पष्ट तौर पर है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट वो हमेशा किसी को भी पसंद आता है और कंपनियों के लिए बिजनेस मॉडल है, इसको समझना पड़ेगा हमें। और मैं इसको बहुत ऐसे नहीं देखता हूं कि ये सरकार या वो सरकार, क्योंकि जब आप ये सरकार वो सरकार देखेंगे तो फिर उसमें मुश्किल बनती है, एक कोई उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, एक कोई उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। कंपनियों का बिजनेस मॉडल क्या है? आप सोचिए, इन कंपनियों को इतना दबाव देने के बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अब जाकर उनका अपना एक ग्रीवांस ऑफिसर यहां हुआ है कुछ साल पहले। इसी सरकार में बड़ा दबाव बना, पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने ये गए थे और उसके बाद जाकर इन्होंने किया है, किसी का बेंगलुरु में है, किसी का गुरुग्राम में है, इस तरह से उन्होंने किया। लेकिन आज भी कोई भी यूट्यूब पर जो काम कर रहा है उसको टैक्स यूएस में तो लग रहा है, लेकिन क्या भारत की सरकार इन कंपनियों से उस तरह से टैक्स कंप्लायंस करा पा रही? नंबर एक। नंबर दो, ये क्या आज तक ट्रांसपेरेंसी है? क्या आप एल्गोरिदम कोई भी करें, चलिए हमने एक बात कही, आशुतोष जी ने एक बात कही या दूसरे लोगों ने एक बात कही, एक बात कहने पर एक जैसा प्रमोशन है क्या? नहीं है। उसका जवाब है नहीं। फिर वो क्या कहते हैं कि चूंकि हमारा तो बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है जिसको लोग देखते हैं। अब इतने समय से थंबनेल के आधार पर, जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूं, एक मतलब ऐसे कई चैनल जिनके मिलियंस में व्यूज हैं, वो 2014 से लेकर अब तक 7-8 हजार बार सरकार गिरा चुके हैं। भाई साहब, वो पत्रकार हैं, 7-8 हजार बार गिरा चुके हैं सरकार। थंबनेल से गिराते हैं, वो सुबह उठते गिराते, अच्छा हाथ मलते, वो क्या क्या बोलते हैं खुद भी उनको पता नहीं, समझ में आता है कि नहीं, ध्यान में रहता है कि नहीं, लेकिन उस पर मिलियंस में व्यूज है। अब ये कौन सा एल्गोरिथम है, जरा बताइए? कोई भी एल्गोरिथम क्या ऐसे काम कर सकता है क्या? जब आज की तारीख में हम आप जो बोल रहे हैं, अगर ये YouTube पर गया तो बिना कुछ किए हमारी बातचीत वो कन्वर्ट कर दे रहा है, टेक्नोलॉजी तकनीक से, AI से वो कन्वर्ट कर दे रहा है आपको सब कुछ। तो फिर थंबनेल और वीडियो कंटेंट जिसको YouTube कहता है, YouTube दावा करता है कि हमने उसकी तकनीक इजाद कर ली है, और मैं चूंकि लंबे समय से YouTube पर हूं और उनके साथ कई प्रोग्राम्स में काम कर, वो दावा करते हैं, लेकिन अंत में देखिए तो नतीजा सिफर है। जब आप कहते हैं उनका यहां बाकायदा गूगल का लैब है, गूगल न्यूज इनिशिएटिव काम कर रहा है, उस पर वो कंटेंट में फैक्ट चेकिंग कराते हैं। कमाल की बात यह है कि जो गूगल बाकायदा भारत में एक संस्था है डेटा लीड, उसके साथ करते हैं, फैक्ट चेकिंग की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे संयोग से मैं तो करता नहीं हूं, लेकिन मैं भी फैक्ट मतलब ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम का हिस्सा रहा हूं, तो मैं भी फैक्ट चेकर भी हूं। सवाल ये है कि आप दूसरों को तो फैक्ट चेकिंग सिखा रहे हैं, चलो एक फोटो देख लो, एक गूगल लेंस में लगा के चेक कर लो, कोई चार्ट टूल इस्तेमाल कर लो। क्या गूगल या यूट्यूब इसका इस्तेमाल कर रहा है? क्या मेटा, फेसबुक, एक्स के जरिए, इंस्टा के जरिए ये सब हरकतें हो रही? आप एंटरटेनमेंट में कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई इस तरह की चीजों, वो कंटेंट अच्छा है, भाई नौजवान है, मजा कर रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन जब आपको दिख रहा है साफ साफ वो झूठ कर रहे हैं, किसी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आशुतोष जी की शक्ल लगा दी, आवाज लगा दी सभरवाल जी की, क्या इसको जब अदालत में जाएंगे, जाने कितने देश के बड़े लोगों को, सेलिब्रिटीज को, यहां तक कि न्यूज एंकर्स को जाके अदालत में कहना पड़ा भाई कि हमारी जो आवाज है ना वो गलत है, हमारा जो वीडियो है गलत है, लेकिन उसके लाखों लाख व्यूज जा रहे हैं। ये कौन सा एल्गोरिदम काम करता है? बढ़ाने वाला कौन सा एल्गोरिदम है और किससे वो क्या करते हैं, वो आज तक वो ट्रांसपेरेंसी के साथ बताते हैं। हाँ बिल्कुल, ये इस पे मैं अंकुश जी और जितेंद्र जी आप दोनों से सवाल लेकर आऊँ, लेकिन एक सवाल और आशुतोष जी, कि ये सरकार किसी की भी हो, लेकिन ऐसी बातें जब आती हैं
तो हमें लगता है कि सरकार, विपक्ष इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके सबको एक मत होकर कहना चाहिए कि ठीक, आप इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट चीज़ें ज़्यादा प्रमोट हो जाती है। अभी जो निशिकांत दुबे कह भी रहे थे कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों का व्यूअरशिप मिला कर देखिए, मैं उनके फॉलोअर मिला के देखिए, उससे तो अकेले 4 दिन में बना हुआ अकाउंट हो जाता है फॉलोअर का। नहीं लक्ष्मण जी, ये मुझे लगता है कि ये नैरेटिव रुकना चाहिए, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी, इंस्टाग्राम में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो फॉलोइंग है वो इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। और उन्होंने जो वीडियो बनाया उस तो मिलियंस में लोगों ने देखा उसको। तो ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी का कंटेंट गिराया जाता है और विपक्ष का कंटेंट बढ़ाया जाता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। इसकी एक बाकायदा एक स्टडी हो जानी चाहिए। होता क्या है कि एक सोशल मीडिया में एक वेव क्रिएट होती है और अक्सर होती है। कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातें उसको पसंद आती क्योंकि उस वक्त वो वोग में होता है, और कभी राहुल गांधी की बातें पसंद आती। ये सच्चाई है कि पिछले कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियोस पर जिस तरीके से रिस्पॉन्स आना चाहिए उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये भी हो सकता है प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है और प्रधानमंत्री जी की बातों को लोग नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो इतना रेपिटेटिव हो गया है। वो कंटेंट अपने आप में स्टेल हो गया, वो कंटेंट अपने आप में बोरिंग हो गया। और कहीं से अगर उसको रिफ्रेशिंग कंटेंट मिलता है तो वो दिखाई पड़ता है। मैं खुद कम से कम मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह सकता हूं कि जब एक कंटेंट हम लगातार कई बार चलाते हैं तो पहली दूसरी बार तो उसमें ठीक ठाक व्यूज आते हैं, उसके बाद वो उसमें उस व्यूज आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि आदमी एक ही चीज देखते देखते बोर हो जाता है। दूसरी बात देखिए, मैं एक चीज बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं, और वो सरकार को विपक्ष की तरफ से क्यों देखना। अरे सरकार को अगर लगता है कि ये कंपनियां गलत कर रही हैं, गलत बिजनेस मॉडल को क्रिएट कर रही हैं, समाज के अंदर अगर ये कैओस क्रिएट कर रही हैं, समाज में अगर एनार्की क्रिएट कर रही हैं, अगर पोर्नोग्राफी को या सेमी पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रही हैं, तो सरकार के पास पर्याप्त अधिकार है इन कंपनियों को राइट टाइम करने का। क्या सरकार के अंदर वो विल पावर है इनको राइट टाइम करने का? नहीं भाई। चाइना में तो नहीं जाके कर सकते ये लोग, अगर करके दिखा दे तो मैं जानूं, क्योंकि चाइना तो पूरी तरीके से इनके कब्जे में नहीं है, बाहर है। क्यों? तो हमारी सरकार के साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारी सरकार चाहती है कि विपक्ष सारा काम कर दे, वो अपना काम ना करे। भाई विपक्ष का आरोप तो यह है कि फेसबुक में जो पूरी तरीके से सरकार के साथ अलाइंड है, उनके जो इंडिया हेड हुआ करते थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या क्या नहीं कहते, अच्छी अच्छी बातें कहा करते। तो मेरा कहना बहुत स्पष्ट है कि ये नैरेटिव बनना बंद होना चाहिए कि सरकार के खिलाफ कोई काम कर रहा। सीधी सी बात है, अगर सरकार को लगता है कि देश विरोधी काम कहीं हो रहा है, चाहे या एंटी नेशनल नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है, देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। एक 24 घंटे के लिए अगर आप फेसबुक और उनकी पूरी कंपनी इनका ऑपरेशन बंद कर देंगे, अगर ये घुटनों के बल ना आ जाए तो मैं कहिएगा मुझे, आप घुटनों के बल। तो ये जो बार बार कहा जाता है ना कि नहीं। हाँ, एक चीज आपने कही सर, उस पर मैं हर्षवर्धन जी की राय लूंगा, लेकिन इससे पहले जरा अंकुश जी को जोड़ लूं और जितेंद्र जी को जोड़ लूं कि ये रिपीटेटिव चीजें बार बार होती है तो जाहिर तौर पर उस पर अट्रैक्शन कम होता है। और एक ही चीज बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं, लोग नहीं देखते, तो होता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया कंपनियां काम करें। ये एक सवाल है जिसपे हर्षवर्धन जी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन एक सवाल सब्रवाल साहब पहले आपसे, फिर जैन साहब आपसे, कि ऐसा वाकई होता है क्या एल्गोरिदम में कि कौन से कंटेंट को बढ़ावा देना हम पहले से तय कर लेते हैं और फिर उस हिसाब से चलता है, या फिर जनता जो देखना चाहती है उसके हिसाब से एल्गो सेट किया जाता है? बिल्कुल, जैसे ही अपलोड कोई कंटेंट होता है तो उस समय एल्गोरिदम्स चलते हैं। आई थिंक विद इन 1 सेकेंड की इसको ये अगर एआई बताता है कि दिस इज ओके, अगर ओके नहीं है तो वो सिवियरिटी बताता है कि रिस्क है, हाई रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है या लो रिस्क है। तो अगर हाई है तो इमीडिएटली डिलीट कर दिया जाता है वीडियो। और रीच उसकी कितनी रखनी है वो भी डिसाइड होता है कि मीडियम है या लो है। अगर रिस्क मीडियम है तो रीच कम कर दी जाती है, अगर रिस्क लो है तो रीच कंटिन्यूड रहती है। और अगर रिस्क मीडियम है तो ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हो गया अपलोड करते समय, ये सब कुछ होता है। जो इस केस में हुआ, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि 5 दिन वीडियो चली, उसके बाद ये वीडियो हटी, तो उसमें रिपोर्ट किया गया है, लोगों ने रिपोर्ट किया है। जैसे लोग रिपोर्ट करते हैं तो ये सारा एल्गोरिदम फिर से चलता है कि मतलब फिर हाई सिवियरिटी के कारण चलता है। तो बिल्कुल एल्गोरिथम्स हैं वो जो उसको फाइन ट्यून ह्यूमंस ही करते हैं। इस पोस्ट को रीच बढ़ानी है, किसको कम करनी है और उसके क्या पैरामीटर्स है।
तो एल्गोरिदम्स करता है, लेकिन एल्गोरिदम्स ह्यूमन ही कंट्रोल करता है। तो आई थिंक ह्यूमन इंटरवेंशन तो हुई है, और इस केस में रिपोर्टिंग हुई है। रिपोर्ट मींस कि इट्स कोई भी रिपोर्ट कर सकता है, वेदर इट्स चाइल्ड सेफ्टी रिलेटेड है, या वायलेंस रिलेटेड है, या हेट स्पीच है, या बुलिंग है, या सेक्सुअल कंटेंट है, या ड्रग्स, सुसाइड, मिस इन्फॉर्मेशन, स्पैम। एआई ने नहीं किया, ये श्योर है, इसमें लोगों ने ही किया है। तो उसमें एआई लगा, फिर लोगों ने शायद किसी ने अपील की होगी तो कंटेंट आया। तो एल्गोरिथम काफी चीजें ड्राइव करता है। टू आंसर योर क्वेश्चन कि रीच करनी है या नहीं करनी, तो भी एआई करता है। वो एआई करता है, एल्गोरिदम यहाँ पे। जितेंद्र जैन साहब, इस पूरे एपिसोड को आप कैसे देख रहे होते हैं? समस्या की जड़ कहाँ है? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जो आशुतोष जी कह रहे हैं कि इनको 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए, या जो निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं ये आके माफी मांगे, इसमें दुख की विषय ये है कि ये दोनों चीजें आज के उसमें संभव नहीं है। किस कानून के अंतर्गत आप ये सब करवा पाएंगे? और मुझे लगता है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज मोदी जी का वीडियो बैन हुआ, कल राहुल गांधी का होगा, कल हो सकता है अरविंद केजरीवाल का भी हो। मगर बड़ा कानून ये है कि पहले तो फेसबुक से पूछना चाहिए कि ये जो वीडियो फ्लैग हुआ और कंटेंट टेक डाउन हुआ, क्या वो कंप्लीटली, जैसा मेरे मित्र अंकुश बता रहे थे, क्या वो एआई से फ्लैग होकर ऑटोमेटेड टेक डाउन था, या उसमें किसी भी तरह कोई ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व था? अगर मान लीजिए एआई से टेक डाउन हुआ, तो आपको पता होगा एल्गोरिथम्स का जमाना है, ह्यूमंस उसको बनाते हैं, हम उसको ट्रेन करते हैं, उसमें गलतियां हो सकती है। और अगर एआई के कारण गलती हुई तो ठीक है, ये गलती हो सकती है, उसको क्षमा कर देना चाहिए। मगर अगर उसके अंदर किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन है, तो ये बहुत ही संजीदा विषय है और बहुत ही चिंता का विषय है। उसके ऊपर फिर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक दूसरी बात, निशिकांत जी कह रहे हैं कि माफी मांगे। क्यों माफी मांगे भाई? प्रधानमंत्री जी का कोई पर्सनल वीडियो तो था नहीं, देश के प्रधानमंत्री का वीडियो है, तो माफी नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर माफी देना है तो आप छोटे बच्चों को, 18 साल से कम के बच्चों को दीजिए। इनको ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को से माफी देने लगे। दूसरा, जो आप आशुतोष जी भी कह रहे थे 24 घंटे बैन कर दो या इस तरह का हो, देखिए आज ये समस्या है, कल एक थोड़े दिन पहले सीसैम को लेकर समस्या थी। आपको समझना होगा कि आज के डेट में जो टोटल व्यूअरशिप इन लोगों की है, जो टोटल यूजर बेस है, वो आज यूरोप की और अफ्रीका की सारी आबादी से लेकर ज्यादा यहाँ पे व्यूअरशिप है। और जब इतनी ज्यादा व्यूअरशिप आपके पास होती है, तो आपके पास एक कंटेंट को एम्पलीफाई करने की, रेस्ट्रिक्ट करने की बहुत बड़ी ताकत आती है। और वो ताकत मात्र कंटेंट को रोकने या बढ़ाने की नहीं है, वो पूरी की पूरी जनता का, इलेक्टोरेट के ओपिनियन को मैनिपुलेट करने की ताकत होती है। और वहां पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारत के अंदर अगर इन कंपनियों से कहा जाए, मैं आपको एक साधारण उदाहरण दूं, आपके घर में आप फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन नंबर होता है। आप अपने किराने की दुकान के पास भी जाएंगे, वो भी आजकल आपको एक नंबर देता है। इन कंपनियों का हजारों करोड़ का यहाँ कारोबार है। कोई ऐसा नंबर नहीं जिसमें आप इमरजेंसी में भी, टेरर के केस में, किसी सुसाइड थ्रेट के केस में आप इनको कॉल कर सकें। एक ईमेल आईडी देते हैं, जो आयरलैंड में बैठा बंदा 2 दिन बाद ऑटोमेटेड उसका जवाब देगा। कोई अता पता नहीं है। अगर आप जिम्मेदारी तय ही नहीं करेंगे, तो फिर आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि जब राजनीतिक लोगों के ऊपर हमला होगा कंटेंट को रोकने के लिए, तो एक कंपनियों के ऊपर फिर आप कार्रवाई करना चाहेंगे? मुझे लगता है उससे बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर डीप फेक का, डीप फेक पॉन्स का, सेलिब्रिटी के साइबर चेहरे के साइबर स्कैम्स का मुद्दा है। जब आप उसके ऊपर शांत बैठे हैं, आप कोई कानून नहीं बना रहे, आपके पास इस समय कोई कानून नहीं कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने का, एकमात्र विकल्प है 69A के अंदर इनको टोटल पूरा बैन कर दिया जाए। और उसके अंदर समय सीमा नहीं है, वो कंप्लीट बैन है। जो एक मॉडरेट पनिशमेंट होना चाहिए, या एक स्टेप बाय स्टेप पनिशमेंट होना चाहिए, कोई फाइनेंशियल पेनल्टी हो, किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। ना 24 घंटे का, ना कोई फाइनेंशियल पेनल्टी इंपोज करने का, या नए यूजर को ऑनबोर्ड करने से रोकने, कोई प्रावधान किसी कानून में नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है कि सबसे पहले आप एक स्ट्रिक्ट कानून लेके आए, जिसके अंदर एक एग्रीगेटेड मैनर के अंदर, स्टैगर्ड मैनर के अंदर पेनल्टीज का या पनिशमेंट्स का प्रावधान हो। दूसरा, जो निशिकांत जी का लॉजिक है ना, हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखने का, कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के पास 27 बिलियन व्यूज, इनके इतने आ गए। अब ये आशुतोष की बात, इस बार पहली बार मैं सहमत हूं कि हो सकता है एक समय में एक कंटेंट की व्यूअरशिप आ रही हो, और ये भी संभव है कि ये कंपनियां जानबूझ के उसको मैनिपुलेट करने के लिए कोशिश कर रही हो। मगर उसका समाधान कंपैरिजन में नहीं, उसका समाधान कानून में और ट्रांसपेरेंसी में है। तो आप अगर भारत के अंदर ऐसा कानून लेकर आते हैं कि इन कंपनियों को फोर्स किया जाए कि जो रिकमेंडेशन आते हैं कंटेंट के, उसका एल्गोरिथम क्या है बताइए, तो वो उसका समस्या का समाधान है। ये जो आप कह रहे हैं 24 घंटे बैन कर दीजिए, माफी मंगवा लीजिए, ये फायर फाइटिंग है, आग बुझाने वाली चीज है। आग लगी किससे और उसका बड़ा तंत्र कैसा हो कि आइंदा कंपनी ऐसी हिम्मत ना कर पाए, उसके लिए जो एकमात्र विकल्प है वो है कानून, और कानून के अंदर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान। नहीं, अभी आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि अभी कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिनको सीधे तौर पे इनको जिम्मेदार ठहराया जा सके, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके? कोई
कानून नहीं है। एकमात्र विकल्प है कि सेक्शन 69A के अंदर, आईटी एक्ट के अंदर, ऐसी कंपनियां जो भारत के कानून से या सरकारी आदेशों की अनुपालना नहीं करती उसको बैन कर दिया जाए या रोक दिया जाए, जैसे चाइना की एप्स को हमने बैन किया। मगर कोई स्टैगर्ड पनिशमेंट कि भाई इनको 24 घंटे रोका जा सकता है या इनके ऊपर 1000 करोड़ की पेनल्टी लगा दे या साथ आप नए यूजर को ऑनबोर्ड नहीं करें, कोई ऐसा कानून नहीं है। और एक मात्र जो ये धमकी को निशान जी भी कह रहे हैं कि सेफ हार्बर का प्रोविजन हट जाएगा। देखिए, आप आपके हाथ में अगर बंदूक और 15 साल से किसी आतंकवादी को धमकी ही दे रहे हैं कि मैं गोली चला दूंगा, तो वो बंदूक किसी काम की नहीं। हर्षवर्धन जी, आपको ही लगता है कि इस पे जितनी तेजी से मामला फैलता जा रहा है, सिर्फ पीएम की वीडियो की बात को छोड़ दूं, बाकी मामलों में भी, जैसा कि निशिकांत दुबे खुद कह रहे थे कि बच्चों के यौन शोषण का मामला रहता है, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट होता है, गृह मंत्रालय तक कह रहा होता है ये कंपनियां बात सुनने को तैयार नहीं है। जब स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है, नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, तो जितना जल्दी इस पर कानून बना के उसको लागू किया जाए। देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो इसका जरा हमें संकट समझना पड़ेगा। जो लोग सोशल मीडिया पर रेगुलर हैं वो जानते हैं। एक तो ये पोर्न, सेमी पोर्न, एब्यूजिव, न्यूड, इसका बड़ी थिन लाइंस हैं। और कमाल की बात ये है कि आजकल तो जो क्रिएटिविटी भी है और जिसको हमने देखा भी कि जो जिसको हम जेनजी कह रहे हैं, उसके बात करने का तरीका, उसके कंटेंट बनाने का तरीका, उसके वीडियोज बनाने का तरीका, तो एक तो जो एकदम से पोर्न कंटेंट है उसको पिछले 3-4 सालों में कम से कम एक्स ने तो बहुत आउट किया है। मतलब वो उन्होंने बहुत काम किया है, तो ये कहना भी चाहिए कुछ चीजें जो हुई हैं। दूसरा, एक ग्रीवांस ऑफिसर उन्होंने रखा, लेकिन इससे मैं सहमत हूं जो भी जितेंद्र कह रहे हैं कि भाई आपका अगर कुछ भी हो गया तो कम से कम कोई तो होना चाहिए। चलो जैसे कस्टमर केयर होता है, 10-15 मिनट घुमाता है, लेकिन कोई एक मिल जाता है कस्टमर केयर पे आपको जो बताने के लिए होता है। सबसे जो गंभीर मसला है, और दोनों पहलू इसको समझिए, जैसे उदाहरण के लिए भारत में गाजा से जुड़ा हुआ कंटेंट इतना कैसे चल सकता है? ये बिना किसी जिसको कहें कि इरादतन हत्याकांड है, ये गैर इरादतन हत्याकांड नहीं है। गाजा का कंटेंट कैसे यहां भारत में इतना देखा जा सकता है, मिलियंस में व्यूज? ये संभव ही नहीं, क्योंकि उसका कोई ट्रैक्शन नहीं होता, उस पर सामान्य चर्चा में कोई रुचि नहीं लेता, किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं कि वो कहां है, लेकिन वो यूट्यूब पे पता नहीं कितना लंबा जाता है, उस पे, एक्स पे, फेसबुक पे, सब जगह जाता है। दूसरा एक पहलू जिसकी चर्चा अभी संभवतः जितेंद्र ने एक लाइन में कहा, अभी परसों मुझे एक फोन आया, मैं एक चैनल पर डिबेट के लिए जा रहा था, ईश्वर करे कि पीएमओ भी जरा इसको सुन ले। उन्होंने कहा कि हम बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे साथ हो गया फ्रॉड, अब हम कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाले जा रहे हैं, हमारा कुछ हो नहीं रहा। और आज तक समझिए कि जैसे, और ये लगेगा कि अलग मसला है, लेकिन चूंकि उसी क्लिकिंग से, उसी किसी लिंक से आदमी फंस रहा है, वो भी उसी से जुड़ा हुआ मसला है, वो उस पर भी सरकार अभी तक कोई नहीं कर पाई। एक हो गया आपका सुरक्षा, जो मैं गाजा वाला कह रहा हूं, दूसरा हो गया आपका फाइनेंशियल फ्रॉड, तीसरा क्या है, जैसे उसका तो मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मेरा फेसबुक का एक पेज वो मोनेटाइज होने के बाद हैक हो गया। अब मैं बहुत कोशिश करता रहा, नहीं कर पाया, फिर मैंने हार के छोड़ दिया। मैंने कहा जाओ दूसरा बना लेंगे हम लोग। अच्छा, हम लोगों का क्या हो जाएगा उसमें, मतलब मोनेटाइजेशन चला गया तो कौन सा ऐसा जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, किसी ने अगर अपनी सारी, जो कोई नया बच्चा है उसने अपनी सारी ताकत, सारी ऊर्जा, सारी मेधा लगाई है, और एक कोई पेज है जो उसका बिजनेस है, वो हैक हो जाए और वो वापस तक करना मुश्किल है। क्यों नहीं देश में ऐसे कुछ नहीं तो आप कम से कम 4 मेट्रोज में रखिए, वहां ऐसी व्यवस्था हो, एक तो हेल्पलाइन नंबर हो, दूसरा आप फिजिकली भी जाकर कहीं तो ऐसा एक बड़ा सेटअप आप बनाए। इतने करोड़ों करोड़ कमा रहे हैं, एक सेटअप तो बनाइए जहां आके आदमी 3 घंटा 4 घंटा बैठे और वहां जाकर चेक करा सके, भाई हमारी ये चीजें हैं, ये गड़बड़। मुझे लगता है सरकार इस मसले पर अभी तक बहुत कुछ नहीं कर पाई है, और होना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो अगर थ्रेट आएगी ना, मान लीजिए कि वो मीडिया कंपनियां, उनका दिमाग खराब हो जाए, कहेंगे चलो आग लगानी है भारत में, नेपाल बनाना है, बांग्लादेश बनाना है, श्रीलंका बनाना है, तो आप क्या कर लेंगे? आपके पास तो टूल्स नहीं है। आपकी तो स्थिति ये है कि सरकार कहती है कि इनको वापस करिए, तो उसमें भी सरकारें अपने लिहाज से कर लेती है। मान लीजिए अरविंद जी की सरकार पंजाब में है, उन्होंने उसका हवाला देकर 4 लोगों को फंसा दिया, या केंद्र सरकार को किसी को भेजना है तो दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को उसके हवाले से नोटिस भेज दी, उनका जो भी पोस्ट है वो डाउन करा दिया। मुझे लगता है कोई प्रॉपर फॉर्मेट, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये देश के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि अब हम पूरी तरह से उस पर शिफ्ट हो चुके हैं।
पूरी तरह से। आशुतोष जी, जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, क्या ये भी एक एंगल हो सकता है कि जब जहां आपको सूट करता है, उसको अच्छा लगता है तो ठीक है, जहां सूट नहीं करता वहां एक्शन ले लीजिए, वहां माफी मंगवा लीजिए? किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी थियरी में मेरा कोई यकीन नहीं है। ये विशुद्ध तौर पर कैपिटलिस्ट मॉडल है, जिसकी डिमांड होगी वही कैपिटलिज्म दिखाएगा, दूसरा कुछ नहीं दिखाएगा। ये मल्टीनेशनल कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं। इनको अगर लगता है कि गाजा दिखाने पर लोग ज्यादा देख रहे हैं तो गाजा दिखाएंगे, अगर इनको दिखाने पर लगता है यूक्रेन तो यूक्रेन दिखाएंगे। सीधी सी बात है, इसमें कोई दिलचस्पी की बात नहीं। और मैं तो लगातार चूंकि ट्रैक भी करता रहता हूं, और लगातार मैं चूंकि मेरा खुद का चैनल यूट्यूब पे है, तो मैं कह सकता हूं आपको कि जब पिछली बार जब 7 अक्टूबर को ये गाजा वाला कांड हुआ था, तो उसके बाद तकरीबन 1.5 महीने तक, बल्कि मैं कह सकता हूं 1.25 महीने तक, जो इजराइल से संबंधित मामला था, गजा से संबंधित मामला था, हमास से, लोगों ने खूब देखा। लेकिन उसके बाद उस पर व्यूज आने पूरी तरीके से बंद हो गए। जब यूक्रेन वॉर हुआ था, उस वक्त यूक्रेन पे लोगों ने खूब देखा, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी थी। जब ईरान पर हमला हुआ, तो चूंकि पूरी दुनिया उसके संकट में थी, सब परेशान थे, तो लोगों ने वो भी देखा। अब कोई इस वक्त ईरान पर फिर अमेरिका हमला कर रहा है, उसी तरीके से उसके व्यूज नहीं मिल रहे। तो एक तो जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर नेपाल बना दिया जाएगा, श्रीलंका बना दिया जाएगा, बांग्लादेश बना दिया जाएगा। अरे भाई, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका क्यों बना? ये तो शेख हसीना से पूछना चाहिए था, या फिर जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, जो अपने आप को सम्राट समझते थे, उनसे पूछना चाहिए था कि आपने ऐसी कौन सी पॉलिसीज की कि लोग इतने नाराज हो गए कि आपके घरों में घुस गए। क्या भारत में वैसी स्थिति हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। भारत के लोकतंत्र पर हमें यकीन करना चाहिए। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि ये जो एक इनबिल्ट कॉन्स्पिरेसी थियरी हमारे थॉट प्रोसेस में चलती रही कि जकरबर्ग ऐसा कर रहा है, ऐसा होता नहीं है। बेसिक बात यह है कि अगर आपको लगता भी है कि वो ऐसा कर रहे हैं, देश के अंदर अस्थिरता फैला, मान लीजिए, तो आप उनका जो बिजनेस मॉडल है उस पर चोट करिए। आप उनके बिजनेस मॉडल पर चोट नहीं करते, सिर्फ शोर करते। क्यों? ये इसलिए क्योंकि इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारत सरकार भी करती है, बीजेपी भी करती है, आरएसएस भी करती है, दक्षिणपंथी भी करते हैं, वामपंथी भी करते हैं, कांग्रेस पार्टी भी करती है। सबको लगता है कि आज की तारीख में कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा माध्यम यही है, हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हर्षवर्धन जी, इसलिए संक्षिप्त में कमेंट दे दीजिए, फिर मैं सब्रवाल साहब के पास जाऊंगा, जितेंद्र जी के पास जाऊंगा। नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो कुछ हद तक तो इससे मैं सहमत हूं, मैंने शुरू में कहा, इसीलिए कहा। लेकिन जब आशुतोष जी कहते हैं कि किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे हमें नहीं जाना चाहिए, तो आशुतोष जी तो पूर्व में पत्रकार रहे हैं, संपादक रहे हैं, ये तो खुद ही ऐसी खबरों को चलाते रहे, मतलब बाकायदा उस पर डिबेट करते रहे। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थोड़ी ना होती है। क्या किसी भी लोकतंत्र में जो दूसरे मजबूत ऐसे देश होते हैं, क्या वो कोशिश नहीं करते हैं? वो नेहरू जी के समय में भी थी, इंदिरा जी के समय में हुआ करता था, केजीबी हर जगह घूम रही है। फिर अमेरिका के प्रभाव की बात होती है। और हम जिस तरह की स्थितियों में, हमें जरा समझना पड़ेगा, हमसे कट कर निकला पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवाद का अड्डा है, रेडिकल इस्लाम हमारे लिए बड़ा खतरा है। हम जिस तरह की स्थितियों में, उसमें अमेरिका ये कोशिश करता है कि इस तरह से कोई पाकिस्तान को, कभी बांग्लादेश को, हमने बांग्लादेश में वो होते हुए देखा। ठीक है, भारत में नहीं होगा, बड़ा देश है, हमारी अपनी तैयारी दूसरी है, हम मूलतः डेमोक्रेटिक लोग हैं, लेकिन वो प्रयास तो होता है ना। अब कोई उठ के अमेरिका से चला आए और आंदोलन खड़ा करने लगे, तो मैं तो ये कहता हूं कि उसके पीछे बिल्कुल देखना चाहिए। ये हो सकता है निशिकांत कह रहे हैं इसलिए आपको अच्छा न लगे, लेकिन अगर अचानक इतने फॉलोअर्स होते हैं और उसका जमीन पर उस तरह से न दिखे, तो फिर तो ये देखना चाहिए इसमें कौन सी ऐसी चीज है। और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, ये होता हुआ दिखा है, ये ऐसा नहीं कि नहीं होता हुआ दिखा है। आशुतोष जी कुछ जोड़ना चाहते थे? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सरकारों का काम है कि कहीं भी अगर उनको कुछ लगे तो उसकी जांच पड़ताल करें। देखिए, जो अलर्ट गवर्नमेंट्स होती है वो हर चीज को शक की नजर से देखती है। भाई, एक लड़का वहां से आया, इतने 5 दिन के अंदर इतने फॉलोवर कैसे हो गए? जाहिर सी बात, क्योंकि ये स्टेट क्राफ्ट है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं कोई एंटी नेशनल एक्ट हो रहा है और आरएसएस के इतने बड़े नेता कह रहे हैं, सांसद कह रहे हैं, वहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग की बात हो रही है, तो भाई गिरफ्तार भी तो करना पड़ेगा कि नहीं? आप ही करोगे या कोई राहुल गांधी आके गिरफ्तार करेंगे? ये जो द्वैत है, दिक्कत इस बात को लेकर ये कि सिर्फ नैरेटिव बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक्ट भी करना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी कंपनियां अगर इस देश में अस्थिरता फैला रही हैं, तो उनको तो राइट टाइम करना चाहिए। उसमें कानून क्या? देखिए, सरकार बहुत बड़ी चीज होती है। सरकार अगर चाहे तो जकरबर्ग को और उनकी कंपनी को, मैं बार बार कह रहा हूं, 24 घंटे के अंदर राइट टाइम किया जा सकता है।
ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। बिल्कुल, दरअसल ये एक कड़ी कार्रवाई करने की बात हो गई। दूसरी बात हो गई, हर्षवर्धन सर आ रहा हूँ आपके पास, दूसरी बात हो गई कि आपके पास कानून की बात होनी चाहिए, कानून नहीं है, जो जितेंद्र जैन साहब बता रहे थे। मैं थोड़ा सा इस विषय को दूसरे लेवल पे ले जाता हूँ, जो समस्या की जड़ है, जो हर्षवर्धन जी अभी उठा भी रहे थे। अंकुश सभरवाल साहब, ये पब्लिकली बताना या फिर ज़रूरत पड़ने पर बताना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियों को कितना संभव है कि ये है जी हमारे पास फार्मूला, इस फार्मूले के तहत इस हैंडल का इतना व्यूज़ मेंबर फॉलोअर हो गए, इस फार्मूले के तहत इसके व्यूज़ इतने हो गए, हमारा कोई इंटरवेंशन इसमें नहीं है। या फिर दूसरे शब्दों में पूछूं तो आपके जो एल्गो होते हैं उसको सार्वजनिक करना, ज़रूरत पड़ने पर सरकार की तरफ से ऑडिट करने की छूट देना कितना संभव है? ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। अभी मुझे लगता है कि अभी हम जितने भी टूल्स यूज करते हैं वो सब ब्लैक बॉक्स है ना। चाहे आप एआई टूल यूज कर लो या कुछ भी, सब ब्लैक बॉक्स है। इवन कि ओपन सोर्स के नाम पे जो हमें बोला जाता है वो भी ओपन सोर्स नहीं होता है, फ्री होता है फॉर देयर अदर मोटिव्स। तो जैसे हमारी भी कंपनी, हमारा भी प्लेटफॉर्म है, हमें काफी ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज करती है और हमारा यही फोकस रहता है, ट्रस्ट, पर्पस एंड ट्रस्ट। तो उसमें हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी दी हुई है। तो मुझे लगता है कि वो कल्चरली आना चाहिए। या जैसे आशुतोष जी ने बोला, तो गवर्नमेंट्स कुछ भी कर सकती हैं। आई थिंक जो अगर एल्गोरिथम से हैं, मोटा मोटा एक फ्रेमवर्क कंपनीज ने दिया हुआ है कि ये हमारे इंटरनल एसएलएस हैं और ये हम चीजें चेक करते हैं। तो ये इसको ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी बिजनेस तो है बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दे मेक मनी आउट ऑफ अस, जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो दे आर आंसरेबल टू पब्लिक, दे आर आंसरेबल टू गवर्नमेंट। तो बिल्कुल अभी कोई नहीं करता, बड़े कम लोग हैं जो एल्गोरिथम्स को ओपन करते। अगर आपको याद होगा, जब एलन मस्क वो खरीदने की बात कर रहे थे एक्स को, तो उन्होंने बोला था कि मैं उसको ओपन करूंगा। तो मुझे नहीं लगता किया है। तो ये मुझे लगता है बिल्कुल ये लॉ होना चाहिए। अगर एज मॉरल वैल्यूज अगर हम नहीं कर रहे, वो करना भी नहीं चाहते फॉर वेरियस कमर्शियल रीजंस, हमें सोशल मीडिया को कैसे यूज करते हैं वो हमें पता है। लेकिन बिल्कुल आई थिंक इंडिया को एक पहल करनी चाहिए कि जो एल्गोरिथम्स हो उसको ओपन किया जाए। जितेंद्र जैन साहब, एल्गो को ओपन किया जाए, एल्गो को ऑडिट करने की छूट मिले, ये संभव है क्या? नहीं, और आप ये सब बिल्कुल नहीं होगा। और आप सोच रहे हैं कि सरकार अगर इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई करेगी या संसद के कोई राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाएंगे, ना करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद से मोटो कदम करे कि देखिए हमारे ऊपर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, हमारे निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। हाँ। लक्ष्मण जी, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये सोशल मीडिया नाम की अफीम दिन भर चाट रही हैं, और आप इनसे सोचेंगे कि इसी अफीम को चाट के नशा मुक्ति केंद्र चलाएं, कभी नहीं होने वाला। नेपाल के अंदर नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया। 3 दिन में सरकार गिर गई, दंगे हो गए, सड़क। हमारा समाज इस समय सोशल मीडिया को अफीम की तरह चाट रहा है। इसलिए आप देखिए, कई यूरोपियन देश आज ये कानून बना रहे हैं कि 16 साल से 18 साल के कम से बच्चों को सोशल मीडिया से दूर ले जाएंगे। और ये इसलिए नहीं हो रहा है कि उनको किसी अपनी सत्ता का खोने का डर है या कोई विद्रोह हो जाएगा। इसलिए इन्हीं कंपनियों के जो लीड रिसर्चर्स एल्गोरिथम्स को बनाने वाले रहे हैं, जिन्होंने कंपनियां छोड़ी, जो विसर्ग रहे, उन्होंने बार बार कहा कि हमारे बार बार कहने के बावजूद इंस्टाग्राम, मेटा जैसी कंपनियों ने एडिक्शन बेचकर पैसा कमाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। ये बात को फ्लैग करने के बावजूद कि बच्चों के डोपामिन बढ़ रहा है, ये गलत कंटेंट जा रहा है, उन्होंने उसको मना किया, हटवाया। और जहां तक आशुतोष जी बात कर रहे थे कि वो कॉन्स्पिरेसी में विश्वास नहीं रखते, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को, एक्स को खरीदा, तो उन्होंने सारे इंटरनल मेल पिछले 5 साल के एक्स के वहां पे पब्लिक में डाले थे। उसके अंदर कई ऐसे ईमेल थे जहां पे बातचीत हो रही थी जैक डॉर्सी के, उनके सीईओ के, उनके सीएफओ के बारे में, कि सीआईए और एफबीआई ने 4 बंदे हमारे ऑफिस में एम्बेड किए हैं। ये चारों 5 ऑफिसर हमें बताएंगे कि कौन सा कंटेंट अमेरिकन चुनाव में हटाना है, किसको दबाना है, किसको चलाना है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी आरोप लगाया कि किस तरह चुनावों को प्रभावित किया गया था। तो ये कोई आरोप नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये उन कंपनियों के खुद के कृत्यों को उजागर करने वाली सच्चाई है। और ये होगा भी। अगर कोई कंपनी आज अमेरिका के अंदर काम करे तो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी तो काम करेगी। इस सच को हमें मानना है। हमारी जिम्मेदारी अपने समाज के प्रति होनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि किस तरह से हमारा समाज, जो एक तरह से इनके लिए पिगी बैंक बन गया है, कि हमारे समाज के ऊपर डेटा को ट्रेन करते हैं, हमारे ऊपर ये अफवाहें फैलाते हैं, हमारे समाज में दंगे होते हैं और हमारे समाज में कार्रवाई करने से इनकार करते हैं।
तो अगर आपको इसी विक्टिमहुड के अंदर जीना है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उसका एक ही तरीका है, सख्त कानून और सख्त कार्रवाई। और ऐसे उदाहरण जो उनके ऊपर लगे कि अगर हल्का सा भी कानून तोड़ा तो जबरदस्त कार्रवाई होगी। और मैं आपसे एक सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, आप ये तो बताइए कि नरेंद्र मोदी के वीडियो में गलत क्या था? अगर आपने बोला उन्होंने भी गाली दी, भद्दी भाषा का प्रयोग किया, कोई फेक था, मॉक वीडियो था, वो वीडियो को आप बताने को तैयार नहीं, गलती हुई कैसे? इंसान ने करी कि मशीन ने? उनको गाली देने वाले वीडियो 4 दिन लगातार चलते रहे, राहुल गांधी को गाली देने वाले वीडियो लगातार चलते रहे, तो और सीजेपी का अकाउंट भी सस्पेंड हुआ, उसमें अभी वो कल परसों में इनका जो ये तहसीन पूनावाला का अकाउंट सस्पेंड हुआ। उनके नीतियों के समर्थन में, पक्ष में, विपक्ष में आप हो सकते हैं, मगर इस तरह की चीजें अगर आपके देश में लगातार होंगी तो ये दर्शा रहा है कि इन कंपनियों के पास शक्ति कितनी है। और अंत में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, यही वो कंपनियां हैं जिन्होंने एक सिटिंग अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पिछली बार चुनाव के बाद, जबकि वो उस समय भी राष्ट्रपति थे, उनको डी प्लेटफॉर्म कर दिया, बैन कर दिया कि ये आदमी शायद दंगे भड़का सकता है। एक आदमी जिसको अमेरिकी जनता ने न्यूक्लियर बम का बटन भी इस्तेमाल करने के लिए चुना था, इन कंपनियों के 4-5 लोगों ने बोर्ड के ड्राइंग रूम में बैठकर सोचा कि नहीं नहीं, ये ट्विटर अकाउंट चलाने लायक नहीं है, ये फेसबुक चलाने लायक नहीं, इसको बैन कर दो। तो ये शक्ति का प्रदर्शन है, कोई कानून के प्रति इनकी अनुपालना या किसी संविधान के प्रति इनकी निष्ठा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मात्र मुनाफे के लिए काम करते हैं और ये मात्र डंडे की भाषा समझते हैं। मात्र मुनाफे के लिए काम करते हैं, मात्र डंडे की भाषा समझते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसका आशुतोष जी खंडन करे, तो कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे जितेंद्र जैन साहब ने दिया है। आशुतोष जी, इस पर मैं आपका कमेंट लूंगा, लेकिन हर्षवर्धन जी आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? नहीं, देखिए, मतलब 1-2 बात तो जितेंद्र ने कह दी जो मैं कहना चाह रहा था, लेकिन मूल मसला क्या है? जो हम लोगों ने डिबेट की शुरुआत की वहां पर फिर से लौट के चलें। असली मुश्किल क्या है कि अभी मोदी सांसद में है, सरकार सांसद में है, तो खुश हो गए आशुतोष जी, या कोई भी, मतलब आशुतोष जी नहीं, कोई भी खुश हो गया जो उसको दूसरी तरफ खड़ा है। जब आप ऐसे खुश होते हैं तो आप जब कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और किसी एक का अकाउंट बंद हो गया, किसी एक को सस्पेंड कर दिया गया, तो दरअसल आपने वो ग्राउंड कमजोर कर दिया। आप जब ये कहते हैं, इसको जरा गंभीरता से समझिए। और मैं फिर कह रहा हूं, ये कोई एक जगह नहीं है, मैं कह रहा हूं ये जो डिबेट हम लोगों की, वो इसमें किसी एक शब्द को कह दे कि भाई ये शब्द ये इनके मुंह से निकला है और ये आप पूरा वीडियो यूट्यूब से हटा दे। इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन फिर भी ये चैनल भी उसको रिस्टोर करवाने में उसको आफत हो जाए। और सोचिए प्रोसेस कितना गंदा है, कितना खराब है। एक लाइन, एक शब्द वो आपने लिखा और उन्होंने उसको डिमोनेटाइज कर दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया, कहीं कहीं के लिए कर दिया। और जब आप उस पर रिव्यू पे डालते हैं तो वो कितने दिनों में आता है? आमतौर पर कम से कम 48 घंटे ले लेता है, कई बार वो कहते हैं 7 दिन, 48 घंटे ले लेता है। रेयर होता है कि घंटे 2 घंटे हो जाए। यानी जो उस वीडियो की लाइफ है, अगर आप दूसरी तरह से देखें तो वो खत्म कर दिया, वो किल कर दिया उन्होंने। ये भी एक तरीका होता है। इसके चूंकि इतने पहलू है ना, और मैं फिर कह रहा हूं, हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा और उसको बैन किया जाए। जैसे मैं बैन के पक्ष में कतई नहीं होता हूं, किसी के बैन के पक्ष में नहीं, क्योंकि ये आइडिया ही, ये एक तरह से फांसी वाली आइडिया है कि हम कहें किसी को बैन करो। मेरा मानना है कि आपको जो है उसको आपको लीगल फ्रेमवर्क में काम करने के लिए फोर्स करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ये कॉन्स्पिरेसी भर नहीं है, दुनिया में हमने होते हुए देखा। क्योंकि हमारे यहां अभी भी एक बड़ा वर्ग है कि देख रहा है लेकिन उठा के रख देगा, वो अभी है लेकिन अभी चूंकि फैमिली है, परिवार है, तो वो उससे पूरी तरह नहीं। जो बच्चे पूरी तरह से मोबाइल पे चले गए, लक्ष्मण जी जरा उनसे आप बात करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये कंपनियां कितनी पावरफुल हैं। और वो आपके दिमाग, जिनके पास परिवार है, जिनके पास मोबाइल के बाद भी 4 लोग बात करने के लिए हैं, क्योंकि हम जिस तरह की सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं उस खतरे को शायद हम नहीं देख पा रहे हैं। और वो पॉलिटिकल डिबेट में कि चलो मोदी को कभी हो गया, कभी राहुल को हो गया, कभी केजरीवाल को हो गया, अच्छा जिसका बढ़िया होता है वो खुश हो जाता है, कंपनियां इसका भी लाभ उठा रही। आशुतोष जी, कई सारे सवाल आपकी तरफ आ गए। नहीं, मेरी तरफ कोई सवाल नहीं आया है। और मैं देखिए सवाल स्वीकार करने को तैयार नहीं है आशुतोष। नहीं, देखो मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी इसलिए नहीं मानता क्योंकि जब तक मैं खुद किसी कॉन्स्पिरेसी का सामना ना करूं, तब तक पत्रकार होने के नाते मैं नहीं कह सकता कि भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश। या तो आप मेरे पास सबूत लेके आइए, मेरे पास कोई सबूत है, मैं नहीं कहूंगा। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि बात है कि जब तक मैं गड्ढे में नहीं करूंगा मैं नहीं मानता सड़क पे गड्ढा है, ये कौन सी बात है? मैं पत्रकार हूं। नहीं जितेंद्र जी, भाई साहब गड्ढे में गिर गया वो आदमी, आप कह रहे जब तक मैं गड्ढे में नहीं गिरूंगा मैं नहीं मानूंगा सड़क में गड्ढा है, ये कौन सा लॉजिक है आशुतोष जी?
मैंने तो बीच में आपके नहीं बोला। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सब आपका सम्मान करते हैं, और इतनी छोटी बात, इतनी छोटी सोच। जितेंद्र जैन जी इनको बोलने देते हैं, फिर आप मैंने तो किसी को नहीं बोला कि कोई छोटी सोच लेके आया या घटिया सोच लेके आया। मैंने तो नहीं बोला कि यहाँ लोग संघ परिवार की सोच लेके आए हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। मैंने आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बैठा है, हमने भी तो नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी का एजेंट बैठा है। कैसी बात कर रहे हैं? पर्सनल अटैक कहां से आ गया इसमें? जितेंद्र जैन साहब, जितेंद्र जैन साहब, आप एक मिनट शांत हो, आशुतोष जी को अपनी बात करने दीजिए। बहस का गरिमा बनाए रखे। नहीं, आशुतोष जी को अपनी बात रखने दीजिए। आशुतोष जी अगर दिख रहे हैं तो उनको दिखाइए। जितेंद्र जैन साहब, हम लोग एक के बाद एक बात करते हैं, दर्शकों तक बात पहुंच जाती है। आप भी पत्रकार हैं, अगर कोई पत्रकार ये कहे कि जब तक मैं उस स्थिति का सामना ना करूं मैं उस चीज को नहीं मानूंगा, ये तो कोई पत्रकार हुआ ही नहीं। पत्रकार ये कहेगा कि मैंने किसी भी व्यक्ति को ऐसी स्थिति का सामना करते हुए देखा है तो मेरा धर्म है उसके बारे में रिपोर्ट करना। अगर किसी व्यक्ति को मैंने गड्ढे में करते हुए देखा तो मैं बताऊंगा कि वहां गड्ढा भी है, व्यक्ति भी गिरा। आप ये थोड़ी कहेंगे मैं पत्रकार गड्ढे में नहीं गिरूंगा, गड्ढा नहीं मानूंगा। नहीं, ये है कि वो दरअसल जब बोल रहे होते तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सामने वाले अपनी बात पूरी कर ले, फिर अपनी बात आप रखिए। अगर कुछ उनके बात को काउंटर करना है तो मेरी आपत्ति पर्सनल अटैक को लेकर है। मेरी आपत्ति पर्सनल अटैक को लेकर है। कौन कहां पे संघ में है, कौन किस संघ में है? आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े नहीं है, टेक्निकल इशू से शायद वो शो में अभी फिलहाल है नहीं। जुड़ेंगे तो फिर हम लोग उनसे बातचीत करें। हर्षवर्धन जी, एक छोटा सवाल लेकर आपके आऊँगा, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो फिर हम लोग इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर सामने आया। सोशल मीडिया कंपनियों ने कहा कि हम कुछ विशेष अकाउंट का विशेष ख्याल रखेंगे। तो ये मुझे कई बार चुभा कि कई लोग हमारे आपके जैसे लोगों के अकाउंट का फिर कोई रखवाला नहीं रहा है क्या, या फिर वहाँ भी वीआईपी कल्चर की शुरुआत हो रही है? ये भी सवाल है जिस पर चर्चा करें। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा करें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितने निष्पक्ष हैं या फिर कितने निष्पक्ष हो सकते हैं। कई सारे पहलुओं पर चर्चा हुई। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल और, जब इस पे बातचीत हो ही रही है तो सोशल मीडिया कंपनियों ने अभी फिलहाल में एक बयान ये दिया कि जो बड़े लोगों के अकाउंट होंगे, जो इम्पोर्टेंट अकाउंट होंगे, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा, यानी उसको विशेष तरीके से निगरानी की जाएगी, कहीं कोई उसके साथ, उस अकाउंट के साथ कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। अब ये जो है लॉजिक मुझे समझ में आया नहीं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि विशेष लोगों के अकाउंट का विशेष ख्याल रखा जाएगा और फिर आम लोगों के अकाउंट का फिर रखवाला कौन होगा? ये एक बड़ा हमें लगा कि यहाँ भी वीआईपी कल्चर की शुरुआत तो नहीं हो रही। इन तीनों, आप सभी लोग इस पर अपनी राय रखिएगा। शुरुआत हर्षवर्धन जी आपसे। देखिए, आप भी सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहते हैं। ये कंपनियां बहुत फ्रॉड है भाई। आप जरा सोचिए, ये कह रहे हैं कि हम बड़े लोगों को बड़ा ख्याल रखें, वो सब छोड़ दीजिए, वीआईपी कल्चर वो तो है ही। अरे भाई, आपने सरकार के व्यक्तियों को बाकायदा ग्रे टिक दे रखा है, आपके पास वो ऑलरेडी लिस्टेड। जिन लोगों को आपने सेलिब्रिटी होने की वजह से, किसी पत्रकारिता की वजह से, किसी नेता की वजह से, सांसद विधायक की वजह से दे रखा है, उनका भी आपको पता है। और भैया, जिसने आपको पैसा दिया है, जो आपका घर चला रहा है, जिसको कहते हैं ना ब्रेड बटर जो चला रहा है, जो ब्लू टिक के लिए भी पैसे पेमेंट करता है, वो भी आपको पता है। अब अगर आप उनके भी अकाउंट का कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि या तो यू आर नॉट कैपेबल इनफ, और या तो आपका इंटेंशन बड़ा खराब है। आपको लगता है कि चलो ठीक है, ये होता रहेगा। तो मैं ये वीआईपी वाला जो आप सवाल पूछ रहे हो वो तो है, मैं तो वो मानता ही, मैं तो ये सब वीआईपी सब जानते हैं भाई। देश के पीएम का अकाउंट आपको लगता है कि वो मेटा को नहीं पता है, इंस्टा को नहीं पता है, फेसबुक एक्स को नहीं पता है? ये सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि उनको अभी इस वक्त लगा कि फंस न जाए, सीधे पीएम का मसला है, लंबे समय से वो अलग अलग फंसे थे, तो उनको लगा कि ये एक तरीका निकालते हैं। अच्छा, आप अपनी लिस्ट दे दीजिए। अच्छा, मान लिया आपने लिस्ट दिया, कैबिनेट में एक आदमी छूट गया, तो आप उसको उड़ा देंगे, खाता उड़ा देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, जिसका वेरीफाइड अकाउंट है वो तो आपको पैसे दे रहा है भाई। आप तो उसकी वजह से चल रहे हैं, उसका भी आप ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। जिससे आप क्या लेते हैं, आइडेंटिटी कार्ड लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, पैसे लेते हैं, उसका भी आप ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनियां विशुद्ध बदमाशी कर रही हैं, फ्रॉड कर रही हैं, जिसको रोकने का अभी तक सरकार कोई टूल, कोई इंस्ट्रूमेंट तैयार नहीं कर पाई। अंकुश सब्रवाल साहब। नहीं, बिल्कुल जैसे हर्षवर्धन जी ने बोला, वो तो ऑलरेडी कैटेगरीज है ही हैं और उनको तो पता है, और जो एल्गोरिदम्स हैं वो आई थिंक दे वर्क डिफरेंटली।
मतलब वेरीफाइड है, इवन कुछ कॉर्पोरेट अकाउंट्स भी हैं या स्पेशल अटेंशन है, तो वो तो है ही। और उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है, बिकॉज हर तरह के लोग हैं और उनको सुनने वाले लोग अलग हैं, कुछ पैसे देने वाले हैं। सिर्फ ये है कि आई थिंक ये बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि उनको तो पता ही था कि ये प्राइम मिनिस्टर का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट है। तो वो वीआईपी कल्चर वाला तो नहीं है, मतलब अलग अलग कैटेगरी है यूजर्स की, वो तो ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म में है ही। नहीं तो आपको क्या लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से ऐसे कुछ लॉजिक दे रहे हैं, या फिर वाकई उनके पास ऑप्शन है, उस पर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं? नहीं, उनको तो पता है कि ये स्पेशल अकाउंट्स हैं, और शायद मुझे नहीं पता कि क्या ऑफिशियल स्टैंड है। जैसे अगर मैंने अभी सुना कि उन्होंने बोला कि हाँ हम ध्यान देंगे, तो वो बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं। वो एल्गोरिथमिकली भी ध्यान दे सकते हैं और ह्यूमन इंटरवेंशन से भी ध्यान दे सकते हैं। जैन साहब, ये जो हम विशेष अकाउंट का विशेष ख्याल रखेंगे, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या लॉजिक हो सकता है? कानून के डर से बचना है, या फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम एक कोई ऐसा फार्मूला बनाए ताकि कोई ऐसी दिक्कत आगे चलकर ना हो, इसीलिए हम एक विशेष व्यवस्था कर दें विशेष लोगों के लिए? नहीं, वो उसी की तरह है कि हम अपनी मनमानी करेंगे और सरकार में बैठे कुछ लोग या कुछ बड़े सेलिब्रिटी जो हमारा को बदनाम कर सकते हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, हमारा किसी तरह का नुकसान कर सकते हैं, उनका हम विशेष ध्यान रखेंगे कि आप हमें तकलीफ ना आए। तो उस पूरी सड़क पे अगर 10-10 घंटे का जाम लगे तो 2-3 गाड़ियों को हम रॉन्ग साइड से साइन बजाते हुए निकाल देंगे। ये वही व्यवस्था है। और ये पहले व्यक्ति नहीं है, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाइए। अगर किसी सेलिब्रिटी को बुखार भी हो गया तो उनका 12.5-15 लाख का बिल अप्रूव होता है। सेम इंश्योरेंस अमाउंट अगर किसी आम व्यक्ति के पास है और आप चले जाओ और आपका 1,550 रुपए का बिल है, तो आपका 20,000 रुपए काटते हैं, फिर 5,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन करते हैं और आपको 20,000 रुपए देते हैं। तो वो इसलिए कि जो बड़े सेलिब्रिटीज है वो कंप्लेन कर सकते हैं, आईडीए के पास चले जाएंगे, नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार इस वीवीआईपी कल्चर को अलाउ करती है तो ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना जैसा होगा। क्योंकि देखिए, देश के अंदर अगर आप डिफाइन करें वीवीआईपी कौन है, मैं कहूंगा सारे सांसद, सारे बड़े ब्यूरोक्रेट, सारे एमएलए, सरकार में करने वाले बड़े लोग, सारी सेलिब्रिटी, सारे पत्रकार, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर व्यक्ति विशेष से ज्यादा उनको एक व्यवस्था के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जैसा कि अभी बता रहे थे हमारे मित्र, जिसके पास भी उन्होंने एक ग्रीन टिक दिया है, वो ऑफिशियल अकाउंट है और सरकारी अकाउंट से, आर्मी के भी हो सकते हैं, आर्मी की पर्टिकुलर कमांड के हो सकते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह की स्टैंडर्ड पॉलिसी बिना एक ह्यूमन इंटरवेंशन के और एक लेवल के अधिकारी के चेक एंड बैलेंस के बिना किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो। पहली बात कंटेंट को हटाने की। और अगर वो लोग कंप्लेंट करें तो उसके ऊपर तो तत्काल प्रभाव से आपको आधे घंटे के अंदर, 20 मिनट के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए। तो एक ही है कि प्रधानमंत्री जी का वीडियो हट गया, वो गलती होगी, ठीक है, समझ में आता है, मगर उसको सुधारने में 5 घंटे लग गए। इसकी जवाबदेही मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि इससे ज्यादा की गलती कैसे हो। नहीं, एक सवाल और मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आऊँ, इससे पहले जितेंद्र जैन साहब से पूछना चाहूँगा, बाकी जगहों पर क्या प्रैक्टिस है दुनिया के बाकी देशों में, खासतौर डेवलप कंट्रीज में जहाँ पे माना जाता है वहाँ पे रूल्स इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा क्लियर रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वहाँ पे कैसे कंट्रोल करते हैं? ताकत को सलाम है, उगते सूरज को सलाम है। जिस डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने दंगाबाज कह के 4 साल तक बैन रखा, उनके जैसे लगा कि राष्ट्रपति का चुनाव जीत रहे हैं, उनके बनने से 20 मिनट 1 महीने पहले सारे अकाउंट रिस्टोर हो गए, उनसे माफी मांग ली गई कि साहब गलती हो गई थी। तो ये सब उगते सूरज को सलाम है। यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर इसी तरह की हरकत करी होती तो कम से कम $100-150 मिलियन का जुर्माना लग जाता। तो वहां कभी ऐसी हरकत नहीं होगी। ऐसी हरकत मात्र आपको एशियन डेमोक्रेसीज और अफ्रीकन डेमोक्रेसीज में मिलती है, जहां पैसे की ताकत, इनके प्रभाव की ताकत बहुत ज्यादा है, जहां इनको लगता है कि सरकारी व्यवस्थाएं हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। ये एक बड़ा पॉइंट आपने कहा। हर्षवर्धन जी, अगर मान लिया कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं ये लोग, जो सवाल मैंने शुरू में उठाया था कि ठीक है कुछ ऐसे अकाउंट है जिसको हम लोग विशेष ख्याल रखेंगे, तब तो हर सत्ताधारी पार्टी अपने अकाउंट का विशेष ख्याल रखवाएगी, बाकी का कोई पूछेगा नहीं, तब तो इसके यहाँ भी राजनीति शुरू हो जाएगी तब। नहीं, इसका तो मैं देखिए घनघोर विरोधी हूँ लक्ष्मण जी। इसका तो मैं मतलब जिसको कहते हैं ना कि इस पर तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या। और मैंने साफ कहा कि अगर आपने ब्लू टिक पैसे लेकर शुरू किया तो उससे बड़ा सेलिब्रिटी अकाउंट कोई नहीं हो सकता। जो आपको पैसे दे रहा है उससे बड़ा कोई सेलिब्रिटी अकाउंट नहीं हो सकता। आप दूसरों का जो ख्याल रखना है रखिए, लेकिन इसको जरा समझिए। आपने अभी पूछा कि दूसरे देशों में क्या है। मेटा के चीफ को, फेसबुक के चीफ को वहां की कमेटी के सामने पेश होना पड़ा, वो भारत में क्यों नहीं आया?
भारत की संसद के सामने, वो संसदीय समिति के सामने क्यों नहीं खड़ा हुआ? ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया को रास्ता दिखाया है, ऑस्ट्रेलिया ने इन कंपनियों को राइट टाइम किया। दुनिया के दूसरे देश भी ये बात समझते हैं, लेकिन सच है कि जिसको हम कहते हैं ना कि जिसको अभी तक कहा जा रहा था वो तो डेवलपिंग है, उनके यहाँ बहुत सी, लेकिन मार्केट हमारे पास है। हमें अपनी इस ताकत का उपयोग करना चाहिए, डेटा हमारे पास है। और एक बात जरूरी, जो मेरी यहाँ कुछ लोगों से जो बातचीत हुई, जितना बड़ा इनका साइज हो गया है, ऑटोमेटेड कर दिया, एआई कर दिया, सॉफ्टवेयर पर पैसे खर्च किया, सर्वर पर खर्च किया, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जितना इनका प्रॉफिट है उसके अनुपात में जितने लोगों को इनको नौकरी पर रखना चाहिए, यानी जितना बड़ा साइज, मान लीजिए यूट्यूब है तो जितना बड़ा साइज उसका होना चाहिए, यहां जितने यूट्यूब अकाउंट है, तो ह्यूमन इंटरवेंशन के लिहाज से, चेकिंग के लिहाज से वो नहीं है, वो अपनी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। हमें फोर्स करना चाहिए कि आप ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट, ऐसे लोग क्यों नहीं हर मेट्रो में रखेंगे? और मेट्रो छोड़िए, देश की हर राजधानी में ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आप सोचिए जरा, छोटा सा मामला हो जाए, दूसरे राज्य में आप कारोबार करते हैं लक्ष्मण जी, आप तो मतलब सब हमसे ज्यादा जानते हैं इस मामले में, जीएसटी ना भरे तो क्या होगा? उसको दूसरा राज्य उसका जीना हराम कर देगा ना। अब तो मान लीजिए सब एक साथ हो गया, पहले जब था तो आपको जगह जगह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था ना, जितने बैरियर से निकलते थे सबको देना पड़ता था। हर स्टेट कैपिटल में इन कंपनियों का ग्रीवांस सेल होना चाहिए, इनकी टेक्निकल टीम होनी चाहिए, और वो तय करेगी तो शायद ये सब बेहतर तरीके से हो पाए। मुझे लगता है कि जिस तेजी से ये कंपनियां ताकतवर होती जा रही हैं, जो जितेंद्र जैन साहब, सवाल साहब भी कह रहे थे, तो अब इससे पहले कि सारी सीमाएं पार कर जाएं, जिसकी वकालत आप सभी लोगों ने की कि एक सख्त कानून की ज़रूरत है, और वो कानून जो सख्ती से लागू हो सके और इन कंपनियों को जिम्मेदार बनाए। मुझे लगता है तभी जाके ये सारी समस्या कुछ हद तक कम होती दिखेंगी, नहीं तो फिर एक समय आएगा जब कोई कुछ कर नहीं पाएगा। जो अभी बेबसी जता रहे थे निशिकांत दुबे कि होम मिनिस्ट्री कह रहा नहीं सुन रहे, आईटी मिनिस्ट्री कह रहा नहीं सुन रहे, ऐसे कैसे कोई कंपनी हो सकती किसी सोवरेन कंट्री से ऊपर हो जाए? ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। आप सही मेहमानों अपना कीमती समय निकाला हमारे शो के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा फिलहाल इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।